students, welcome back. Myself Kulbir Kadyan, Assistant Professor of Chemistry from Government College इसराना। As जैसा कि हम अब हमारी अंतिम वीडियो थी जो उसमें हम स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसमें हमने जो लास्ट डिस्कस किया था वो हमने कायरलिटी के बारे में डिस्कस किया था। इसी टॉपिक को आगे फर्दर कंटिन्यू करते हुए हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज मोलिकुलर कायरलिटी एंड एसिमेट्रिक कार्बन। मोलिकुलर कायरलिटी क्या होती है और आपका एसिमेट्रिक कार्बन किसको बोलते हैं। अब जैसा कि आपको कायरलिटी के बारे में आपको पता चल ही गया है, कायरलिटी वैसे मेनली sp3 कार्बन एटम्स में प्रेजेंस होती है। क्यों? ऐसे sp3 कार्बन एटम्स जिसपे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे होते हैं, 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं। जैसे ये एग्जांपल हमारा पीछे भी किया था हमने, नेक्स्ट स्लाइड में भी आएगा। sp3 कार्बन एटम with 4 different groups attached to it, such a carbon atom is called a chiral carbon or a chirality center। तो आपका जो कायरल कार्बन क्या होता है, कार्बन एटम sp3 कार्बन एटम with 4 different groups attached to it is called कायरल कार्बन। और इस कायरल कार्बन को आप कायरलिटी सेंटर भी बोल देते हैं। अब किसी कंपाउंड में कायरलिटी है, अगर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो वो उसकी वजह से आपका मोलिक्यूल क्या होता है, मोलिकुलर कायरलिटी आती है। अगर कंपाउंड में आपको कोई भी जो मोलिक्यूल है उसके स्ट्रक्चर में कायरल सेंटर है और कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसा मोलिक्यूल वो आपका एज ए पेयर ऑफ इनेंशियोमर एग्जिस्ट करेगा। तो इस कार्बन एटम्स को कई बार आपका ऐसा कार्बन एटम जिसकी वजह से मोलिक्यूल में कायरलिटी है, ऐसे कार्बन एटम को एसिमेट्रिक कार्बन एटम भी बोल दिया जाता है। ऐसा कार्बन एटम जिसकी वजह से मोलिक्यूल में क्या है, कायरलिटी है, उसको बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन एटम। तो आपने कंडीशंस क्या क्या है आपको पता चल गई। मोलिक्यूल के कायरल होने के लिए 2 कंडीशन है। सबसे फर्स्ट कंडीशन है कंपाउंड में कायरल सेंटर, ठीक है। अब कायरल सेंटर है, और सेकंड कंडीशन ये नहीं है कि आपका अगर किसी कंपाउंड में कायरल सेंटर है तो सारे के सारे आपके मोलिक्यूल कायरल होंगे। एक सेकंड कंडीशन और ये भी है कि मोलिक्यूल में आपकी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अगर आपका कायरल सेंटर प्रेजेंट है कंपाउंड में और कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आप मोलिकुलर एसिमेट्रिक कार्बन एटम, कार्बन को बोलेंगे, और पूरे मोलिक्यूल को क्या बोलेंगे, कायरल। जैसे आपका एक एग्जांपल दे रखा है, बॉल एंड स्टिक मॉडल दे रखा है ये आपका एक कंपाउंड का, जिसमें कार्बन से आपका 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं WXYZ, ठीक है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपका जो 4 ग्रुप हैं, चारों क्या है, अलग अलग। अब ये 2 कंपाउंड, एक कंपाउंड ये है, एक कंपाउंड ये है, कंपाउंड फर्स्ट, ये आपका कंपाउंड सेकंड। कंपाउंड 1 और 2 दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं, और मिरर इमेजेस के साथ साथ नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज हैं। क्योंकि देखो इसमें आपका जो W ग्रुप है वो आपका राइट साइड में है, सेकंड में आपका जो W ग्रुप वो आपका लेफ्ट साइड में है। अब जो एक बाकी ग्रुप है वो इसमें थोड़ा सा आपका बैक साइड में है, इसमें ये आपका इस साइड है। तो आपका ये ग्रुप आपका, ये दोनों जो कंपाउंड्स है 1 और 2 एक दूसरे की मिरर इमेज है और नॉन सुपर इम्पोजिबल है। तो मींस ये दोनों क्या है, इनेंशियोमर्स हैं। और ये मॉलिक्यूल क्या है आपका, कायरल है। कायरल, क्योंकि कायरल की कंडीशन ही क्या थी आपका, ऐसा कंपाउंड जिसमें आपका sp3 कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हों। और जैसे ये कार्बन है आपका, इस पे 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं WXYZ, तो ये कार्बन आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। ये कार्बन भी आपका क्या हो गया, कायरल कार्बन हो गया। अब पूरा मॉलिक्यूल भी कायरल है तो इसलिए इसको एसिमेट्रिक कार्बन भी बोल देते हैं, एसिमेट्रिक कार्बन एटम, एसिमेट्रिक कार्बन एटम। अब अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो आपका क्या है, आपका इनेंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ये 2 इनेंशियोमर हो गए स्ट्रक्चर के। CWXYZ ये कंपाउंड है, अगर आपका कोई CWXYZ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, तो ये जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 कंपाउंड्स में 2 इनेंशियोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, एक 1 और ये एक 2। हम कितना ही इन दोनों स्ट्रक्चर्स को कितना, इस मान लो ये 1 है, 1 स्ट्रक्चर को हम कितना ही ट्विस्ट कर लें, कितना ही टर्न कर लें इनको, जब तक हम बॉन्ड नहीं तोड़ेंगे, कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं करेंगे, तो हम एक स्ट्रक्चर को दूसरे स्ट्रक्चर में नॉन वो नहीं कर सकते, आपका नॉट सुपर इम्पोजिबल ही रहेंगे, सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, मींस इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते। तो मींस आपका ये कन्फिगरेशनल आइसोमर्स हैं, और ये 2 इनेंशियोमर्स हैं, दोनों एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है इनमें, इनेंशियोमर्स। क्योंकि इनेंशियोमर्स की डेफिनेशन होती है कंपाउंड्स मिरर आइसोमर्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, वो आपके क्या होते हैं, इनेंशियोमर्स।
जैसे एग्जांपल भी दे रखा है, नॉन सुपर इम्पोजिबल, देखो डेफिनेशन ही लिखी हुई है, इनएंशियोमर्स होते हैं आपके नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। ऑप्टिकल आइसोमर्स भी बोल देते हैं आप इनएंशियोमर्स को। ये दोनों क्या होते हैं, इनएंशियोमर्स होंगे, दोनों लाइट को इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। अगर एक मॉलिक्यूल राइट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है लाइट को, तो दूसरा आपका लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब ये देखो दोनों कंपाउंड्स मिरर इमेजेस हैं, ये 1 है, ये 2 है, ये दोनों मिरर इमेजेस हैं और नॉन सुपर इम्पोजिबल हैं। तो आपका ये दोनों मीन्स क्या, आपका इनएंशियोमर्स हैं। अब जो पाश्चर ने स्टडी किया था, जो दो स्ट्रक्चर्स को स्टडी किया था, तो पाश्चर्स का जो हाइपोथेसिस था, उसके दो इनएंशियोमर्स निकल के आए। ये जो कंपाउंड था, इसमें दो स्ट्रक्चर मिले उसको, तो उसने ये बताया कि उसकी वजह से ये पता चला कि आपका जो टेट्रावेलेंट कार्बन एटम्स होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है उनका। तो क्या डिस्कवरी हुई कि जो आपका कार्बन है, टेट्रावेलेंट कार्बन है, टेट्रावेलेंट कार्बन मींस जिस पे कार्बन पे 4 ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो वो टेट्राहेड्रल फॉर्म में होगा, उसका जो शेप होगी वो टेट्राहेड्रल होगी। क्योंकि जो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, सिर्फ उसी में आपका मिरर इमेजेस बन सकती हैं। इसके अलावा जो बाकी 4 टेट्रावेलेंट्स के लिए जो पॉसिबल ज्योमेट्री है, जैसे सुपर स्क्वायर प्लेनर हो सकती है, आपका स्क्वायर पिरामिडल हो सकती है, आपका ट्राइगोनल पिरामिडल हो सकती है, ये जो बाकी पॉसिबल ज्योमेट्रीज हैं 4 टेट्रावेलेंट कार्बन के लिए, उनमें क्या है, आपका मिरर इमेज पॉसिबल ही नहीं है। तो मिरर इमेज दिखा रहे हैं, दो कंपाउंड इनएंशियोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इससे क्या पता चला हमें, ये डिस्कवरी हुई वेंट होप और लीवेल ने 1874 में, कि आपका जो कार्बन टेट्रावेलेंट कार्बन एटम्स हैं, वो आपका उनकी ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्योंकि इस टाइप की ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी तो ही वो मिरर इमेज दिखा सकते हैं। इन ये स्क्वायर प्लेनर है, ये कंपाउंड आपका, ये प्लेनर है आपका स्क्वायर पिरामिडल, और इसमें भी ट्राइगोनल पिरामिडल, इसमें भी 3 बॉन्ड्स आपके एक प्लेन में है। तो इसमें तो आपका पॉसिबल ही नहीं है मिरर इमेज। तो मिरर इमेज सिर्फ किस में पॉसिबल है, टेट्राहेड्रल में। अब कैसे आप डिस्टिंग्विश करोगे आपका इनएंशियोमर्स के बीच में। जैसे इनएंशियोमर्स जनरली हमारा स्ट्रक्चर, सारे कंपाउंड 3 डायमेंशनल होते हैं हमारे कंपाउंड, लेकिन हम पेपर पे बात करें तो हम पेपर पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को नहीं ड्रॉ कर सकते। तो पेपर पे हम उसको 2 डायमेंशनल फॉर्म में दिखाते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड दिखा रखा है आपने, CWXYZ और CWXYZ, ये दो इनएंशियोमर्स हैं जो एक दूसरे की मिरर इमेज हैं। तो फर्स्ट जो प्रोजेक्शन, एक आपका रूल होता है, जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करने के फॉर्मूलाज को बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। क्योंकि पेज पे तो हम 3 डायमेंशनल दिखा नहीं सकते, तो हम पेज को 2 डायमेंशंस में दिखाते हैं किसी भी स्ट्रक्चर को। तो 3D स्ट्रक्चर को 2D स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं जो फॉर्मूलाज, उनको बोलते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो उसी में एक प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज में एक है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। उसमें क्या होता है, जैसे स्ट्रक्चर है, आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, ये आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें जो हॉरिजेंटल बॉन्ड्स हैं, जैसे देखो CY और CW, ये क्या है, हॉरिजेंटल बॉन्ड्स हैं जो आउट ऑफ प्लेन है पेपर के। तो उनको आपने हॉरिजेंटल लाइन पे दिखा दिया, आपके CY और CW। और जो आपका अवे X और Y है, जो CX और जो CY और CZ बॉन्ड को हॉरिजेंटल लाइन पे दिखा दिया। CX और CZ बॉन्ड है आपका, जो आपका अवे प्रोजेक्ट हो रहे हैं पेपर से, तो उनको हमने वर्टिकल लाइन पे दिखा दिया। तो ये होता है आपका फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। इसमें क्या होता है, आपको कार्बन को हम सेंटर से डिनोट करते हैं, कायरल कार्बन होता है ना जो कार्बन, वो वहां पे ये होता है कायरल कार्बन, ये सेंटर होता है आपका कायरल कार्बन। अब इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, जो अवे थे ग्रुप एक्स और जेड, वो आपका वर्टिकल लाइन पे, और जो प्लेन ऑफ पेपर के टुवर्ड्स था जो प्लेन में, उनको आपने हॉरिजेंटल लाइन पे। तो ये है स्ट्रक्चर। और दूसरा स्ट्रक्चर आएगा ऐसे, देखो अब दूसरा जो स्ट्रक्चर, इसमें W और Y, CW और CY, ये आएंगे आपके हॉरिजेंटल लाइन पे। यहाँ पे आ गया W और यहाँ पे आ गया Y, और X और Z आएंगे वर्टिकल लाइन पे। अब ये देखो, ये दोनों स्ट्रक्चर्स आपका क्या है, ये आपका दिखा दिया हमने, इनको स्ट्रक्चर्स को हमने इसमें दिखा दिया है आपका। हम इन स्ट्रक्चर्स को, सॉरी यहाँ पे Y और W था, ये गलती हो गई, यहाँ पे Y और W।
तो इन स्ट्रक्चर्स को हमने दिखा दिया है हमने फिशर प्रोजेक्शन। इस टाइप से जो स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करते हैं 3D स्ट्रक्चर को 2D में इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को आप बोलते हैं फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। अब देखो इस से अब 2D से हमें एग्जैक्ट क्लियर हो रहा है, एक ये कंपाउंड है एक ये कंपाउंड है। देखो x अबोव द प्लेन, इसमें भी ऊपर की तरफ है, x ऊपर की तरफ है। W देखो मिरर में यही तो होता है, हम अपना राइट हैंड करते हैं उठाते हैं तो हमें लेफ्ट दिखाई देता है, लेफ्ट साइड में दिखाई देता है। तो ऐसे ही इसमें देखो W आपका राइट साइड में था, लेकिन इस स्ट्रक्चर में मिरर इमेज में W आपका क्या हो गया लेफ्ट साइड में, Y आपका लेफ्ट साइड में था और Y यहाँ पे क्या हो गया राइट साइड पे हो गया। ये नीचे एज इट इज है आपका, तो ये आपका क्या हो गया फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला। तो यही आ गया आपका जो कायरल मॉलिक्यूल्स हैं, कायरल मॉलिक्यूल्स के 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को प्लेन पे ड्रॉ करना आसान नहीं है, इसलिए सिर्फ 2 डायमेंशंस में ही उनके स्ट्रक्चर को दिखाया जाता है। तो उन 2 डायमेंशंस में दिखाने के लिए हम डिफरेंट प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज को यूज करते हैं। तो वो फॉर्मूलाज हमारे सिलेबस में है, मेनली 4 फॉर्मूलाज हैं जिनको हम ड्रॉ करते हैं, जिनमें फर्स्ट है इसमें हमारा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सेकंड है हमारा न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला, थर्ड है हमारा साहोर्स फॉर्मूला और फोर्थ है हमारा फ्लाइंग वेज। 4 फॉर्मूलाज हैं फिशर, न्यूमैन, साहोर्स और फ्लाइंग वेज। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हम कर चुके हैं, जो हमारा टुवर्ड्स आपका प्लेन ऑफ पेपर होते हैं, जैसे ये y और w वाले, इनको हमने दिखा दिया हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो अवे फ्रॉम पेपर होते हैं जैसे x और z जो अवे हैं उनको हमने दिखा दिया वर्टिकल लाइन पे। जैसे सेम इसी स्ट्रक्चर में w और y ये है आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे और x और z है आपका वर्टिकल लाइन पे, ये होता है आपका फिशर। नेक्स्ट आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला भी आपका आसान, ये फिर से दिखा रखा है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, सिमिलर है और आसान बता रखा है। जो ये आपका स्ट्रक्चर था, आपका ये स्ट्रक्चर है सपोज आपका, अब इसमें देखो H और OH हमेशा क्या होता है, जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होते हैं, टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं ना, जो अगर हम इस स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं, तो टुवर्ड्स द स्ट्रक्चर जो टुवर्ड्स द व्यूअर होते हैं, जो व्यूअर देख रहा है, उन बॉन्ड्स को दिखाया जाता है ऐसे, इस टाइप से। जैसे कर्व CH और COH वाला बॉन्ड है, मींस ये ऑब्जर्वर की तरफ है, अगर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर को किसी कंपाउंड के तो ये हमारी तरफ है। और जो जिनको ऐसे दिखाया जाता है, जिन बॉन्ड्स को ऐसे दिखाया जाता है जैसे COH और CH2OH, ये बॉन्ड्स होते हैं अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, इस टाइप का है अगर सही, तो ये आपका ये बॉन्ड शो करता है कि अवे है ऑब्जर्वर से, जो ऑब्जर्व कर रहा है कंपाउंड का स्ट्रक्चर उससे दूर है एटम्स, और ये टाइप का बॉन्ड दिखाता है कि उसकी तरफ है। तो हमेशा फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है आपका, जितने कायरल सेंटर ऐसे ड्रॉ कर लिया हमने, अगर ये कायरल सेंटर है तो हमने ड्रॉ कर लिया, सेंटर में होता है कार्बन, कायरल कार्बन। अब जो ऑब्जर्वर की तरफ है, व्यूअर की तरफ है जो बॉन्ड्स, मींस जो आपका ऐसे हैं, व्यूअर की तरफ है, H और OH व्यूअर की तरफ है, तो वो आते हैं आपके हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमेशा। जो व्यूअर की तरफ होते हैं बॉन्ड वो हमेशा किस पे आएंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पे। और जो जैसे आपका COOH और CH2OOH ये है आपका अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर, तो ये आपके आते हैं वर्टिकल लाइन पे, COO ये आपका H हो गया, और यहाँ पे ये आपका CH2OH। तो ये आपका क्या हो गया, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला में कन्वर्ट कर दिया हमने स्ट्रक्चर को। जब भी आप देखेंगे थ्योरेटिकली, तो आपका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर्स में 2 बॉन्ड आपकी तरफ होते हैं, देखते हैं कंपाउंड में 2 आपसे दूर होते हैं, बैक साइड में होते हैं। तो जो आपकी तरफ है 2 बॉन्ड्स, उनको हम हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पे दिखाएंगे, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, जैसे H और OH है ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन पे, और जो अवे होते हैं वो आपका वर्टिकल लाइन पे दिखाते हैं। तो मेन चीज क्या है, अब एक ये चीज हो रहा है, कुछ 1-2 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जैसे ये कंपाउंड है आपका COOH HOH CH2OH, ये आपका है COOH और OH 90 डिग्री के एंगल पे है, OH और CH2OH आपके 90 डिग्री के एंगल पे हैं। कुछ खास बातें होती है फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला की। अगर जो फिशर प्रोजेक्शन का जो स्ट्रक्चर है, जो आपका ये फॉर्मूला बनाया आपने कंपाउंड का, इसको अगर आप 180 डिग्री रोटेट करोगे, 180 डिग्री रोटेट करोगे, 180 रोटेट का मतलब है कि जैसे COOH ऊपर था, ये एकदम नीचे आ जाएगा, सारे के सारे बॉन्ड्स आपका 180 डिग्री रोटेट हो जाएंगे, तो आपका स्ट्रक्चर ये आ जाएगा। COOH ऊपर की तरफ था,
180 डिग्री रोटेट हो गया, ये क्या आ गया, नीचे की तरफ आ गया आपका। ठीक है, जो CH2OOH था नीचे था, 180 पे रोटेट करेंगे तो ये क्या कहां चला गया, ये ऊपर चला गया आपका। OH आपका 180 पे रोटेट किया तो जहां पे H है वहां पे क्या आ गया, H आ गया, और ये H था ये चला जाएगा दूसरी साइड। ये दोनों स्ट्रक्चर्स में हमने क्या किया है, सिर्फ इस डायरेक्शन में 180 डिग्री रोटेट कर दिया। जो COOH था वो नीचे आ गया, CH2OH ऊपर चला गया, OH इस साइड आ गया, H इस साइड आ गया। तो अब ये जो दो स्ट्रक्चर हैं तो वो सेम होते हैं, हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप फिशर प्रोजेक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर में, फिशर प्रोजेक्शन को आप 180 डिग्री रोटेट करोगे, फिशर स्ट्रक्चर को 180 रोटेशन पे जो स्ट्रक्चर आएगा वो दोनों क्या होंगे, एक ही स्ट्रक्चर होंगे। तो मींस ये और ये एक ही स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका अलग आइसोमर आएगा आपका, तो वो आपका क्या आएगा, अलग आइसोमर आएगा। जैसे अब 90 डिग्री रोटेट करेंगे था आपका, ये थी आपकी 180 रोटेशन। अगर आप इस स्ट्रक्चर को 90 डिग्री रोटेट करें, क्या किया, 90 डिग्री रोटेशन, 90 डिग्री में क्या होगा आपका, देखो COH जो ऊपर था वो आपका आ जाएगा यहां पे, सब एक एक पोजीशन डिस्प्लेस हो जाएंगे। COOH आ गया आपका यहाँ पे, OH आ गया आपका यहाँ पे, CH2OH आ गया आपका यहाँ पे, CH2OH आ गया आपका यहाँ पे, और H आ गया आपका यहाँ पे। तो आपके पास देखो, अगर इस स्ट्रक्चर को कंपाउंड 1 नाम दूं मैं, इसको आपका 2 नाम दूं, और ये नीचे वाला 3, तो 1 और 2 में क्या रिलेशन है, 180 डिग्री रोटेट कर रखा है, तो हमेशा 180 डिग्री रोटेट करेंगे तो स्ट्रक्चर सेम रहेगा। तो मींस 1 और 2 एक ही कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं। और जब आप 90 डिग्री रोटेट करते हैं तो अलग स्ट्रक्चर आ जाता है। जैसे अब 1 और 3 में क्या रिलेशन है, 90 डिग्री, 1 को अगर 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो फर्स्ट और थर्ड स्ट्रक्चर हैं ये एक दूसरे आइडेंटिकल नहीं है, ये अलग अलग कंपाउंड के स्ट्रक्चर हैं। तो इससे आपको ये पता चलता है हमेशा 180 डिग्री रोटेशन पे सेम स्ट्रक्चर आता है, और आप 90 डिग्री रोटेट करेंगे तो आपका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा, दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर होगा वो। सेकंड है आपका जो प्रोजेक्शन फॉर्मूला जी कर रहे हैं हम, फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला हमने कर लिया है। सेकंड है आपका न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, ये आपका जनरली जिसमें आपका 2 कायरल कार्बन्स हैं उन कंपाउंड्स का स्टडी में आसानी रहती है, उनका स्ट्रक्चर्स में आसानी से बता सकता है। नहीं तो अदरवाइज आप किसी भी 3 डायमेंशनल आपका जो कार्बन एटम्स के स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इसमें वो कायरल है या नहीं है उसका आप न्यूमैन प्रोजेक्शन बना सकते हैं। इसमें क्या होता है, आपका जो कार्बन एटम, अगर आपके 2 कार्बन एटम है कंपाउंड में, ठीक है, मिनिमम 2 कार्बन एटम है, तो जो पीछे की तरफ है, बैक साइड में है जो कार्बन एटम, उसको बोला जाता है रियर कार्बन। जो बैक साइड में है उसको बोला जाता है आपका अवे है, रियर कार्बन। और उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो जो आपके पीछे की तरफ है कार्बन, जैसे 2 कार्बन आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो आप एक ही 2 कार्बन को देख सकते हैं, एक आगे की तरफ होगा, एक कार्बन पीछे की तरफ होगा। जो पीछे है कार्बन उसको बोलते हैं रियर कार्बन, और सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। और जो सामने की तरफ है कार्बन एटम, जो व्यूअर जो देख रहा है, आप जैसे आप देख रहे हो किसी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को, तो जो आपसे दूर है कार्बन उसको आपने सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो पास है आपके उसको एक सेंटर से, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपके पास 2 कार्बन्स हैं, एक को आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, एक को डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। और जो रिमेनिंग बॉन्ड्स है, देखो एक बॉन्ड तो दोनों का कार्बन एटम्स में ही बना हुआ है। अब जो बाकी बॉन्ड्स हैं उनको आप स्ट्रेट लाइंस से दिखाएंगे जो 120 डिग्री के एंगल पे हैं। अब जैसे आप इथेन का ही स्ट्रक्चर अज्यूम करें, इथेन में क्या होता है आपका, ये होता है स्ट्रक्चर CH3, ये आपका फॉर्मूला होता है इथेन का। अब आप इथेन के स्ट्रक्चर को देखोगे, सपोज इस साइड से आप देख रहे हो, ये आई है, व्यूअर है, आप इस साइड से देख रहे हैं, तो एक जो ये कार्बन तो है पीछे की तरफ, तो जो कार्बन ये वाला कार्बन है आपका बैक साइड में, तो इसको आपने सर्कल से रिप्रेजेंट करना है। जो पीछे की तरफ है उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करेंगे, और जो सामने की तरफ है कार्बन एटम उसको डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों कार्बन्स में बॉन्ड दिखाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक है कि 2 आपने कार्बन दिखा रखे हैं, एक बैक साइड में
और एक फ्रंट साइड में। अब दोनों कार्बन्स पे 3-3 बॉन्ड लगे हुए हैं, तो उनको दिखाएंगे आप स्ट्रेट लाइन से। जैसे पीछे वाला जो कार्बन है वो सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, उस पे 3 बॉन्ड दिखाएंगे हम, तो उनको दिखाते हैं हम 120 डिग्री के एंगल पे। तो एक ये हो गया, एक आपका ये हो गया, एक आपका ये हो गया। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं H, H और H। ऐसे ही जो आगे वाला कार्बन एटम है, जो फ्रंट में जो ये कार्बन एटम है, इसको हमने रिप्रेजेंट किया है डॉट से। इस पे भी 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इनको भी 120 पे एंगल पे दिखाना, एंगल 120 होना चाहिए। वो सपोज एक को आपने ऐसे दिखा दिया, एक यहां से वो स्टार्ट होंगे, यहां से देखो जो 3 बैक साइड वाले कार्बन पे लगे हुए हैं वो सर्कल से रिप्रेजेंट किया हमने बैक साइड वाले कार्बन को, तो वो बॉन्ड भी आपका सर्कल से स्टार्ट होंगे। और जो आगे की तरफ है जो कार्बन एटम, उसको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो जो इसके 3 बॉन्ड्स हैं वो डॉट से ही स्टार्ट होंगे। और तीनों बॉन्ड्स में एंगल कितना होगा, 120 डिग्री का। तो इस टाइप के स्ट्रक्चर को आप बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला। ये दिखा भी रखा है। फ्रंट कार्बन है, जो आगे की तरफ होता है कार्बन, उसको आप डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो उसके 3 बॉन्ड्स हैं वो एक 120 डिग्री के एंगल पे दिखाएंगे, तो ये 3 बॉन्ड्स हो गए उसके आपके, ये हो गया, ये हो गया। जो बैक साइड वाला कार्बन है उसको आप सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये दिखा रखा है। अब एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, ठीक है। तो आपका 2 टाइप के बॉन्ड है, 2 टाइप के कार्बन है, फ्रंट कार्बन, रियर कार्बन। फ्रंट मतलब जो आगे की तरफ है, रियर मतलब जो पीछे की तरफ है। अब इकट्ठा दोनों को मिल के स्ट्रक्चर दिखाएंगे, तो ये आपका उनका क्या हो गया, स्ट्रक्चर, जैसे हमने पिछली स्लाइड में भी बनाया था। अब ये भी 2 टाइप से होता है, 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं आपके। अब इसमें ये स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपका, जो ये स्ट्रक्चर है ना आपका, जो नीचे दिखा रखे हैं ये स्ट्रक्चर्स, ये आपका स्ट्रक्चर दिखा रखा है ब्यूटेन का, CH3 CH2 CH2 और CH3। इसका हमने, इस कंपाउंड का हमने ब्यूटेन का न्यूमैन प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखा रखा है, ये एन ब्यूटेन का। अब इसमें 2 कार्बन्स लिए गए हैं, ये 1 और 2। सपोज ये आपका फ्रंट कार्बन है, ये फ्रंट है, ये है बैक, ठीक है। फ्रंट वाले को आप दिखाते हैं ऐसे, देखो दिखाया था डॉट से। अब फ्रंट वाले पे 3 बॉन्ड बने हुए हैं, 1 2 और 3। ये फर्स्ट कार्बन, इस पे 3 बॉन्ड है, देखो एक तो इससे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप और 2 हाइड्रोजन, तो एक इस पे जुड़ा हुआ है मिथाइल ग्रुप, 2 इस पे लगे हुए हैं हाइड्रोजन, ठीक है। ऐसे ही जो बैक साइड वाला कार्बन है, सेकंड कार्बन, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे सर्कल से, और उस पे भी 3 बॉन्ड लगे हुए हैं, एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो उस पे भी एक आपका मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक और 2 आपके हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो मिलके स्ट्रक्चर बन गया ये। एक कार्बन ये सर्कल वाला है, ये सर्कल वाला है आपका, और एक कार्बन ये आपका डॉट वाला है। तीनों, दोनों पे 3-3 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। अब 2 टाइप की कॉन्फ़िगरेशन होती है। जब आपका सिमिलर ग्रुप, जैसे आपका मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप है, ये दूसरे कार्बन पे लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप, क्योंकि ये सर्कल से स्टार्ट हो रहा है, और ये मिथाइल ग्रुप दूसरे पे लगा हुआ है क्योंकि ये सेंटर से स्टार्ट हो रहा है। दोनों आपके बल्कि ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है आपका, एक दूसरे के एंटी है एकदम। ये मिथाइल है, इसी के अपोजिट साइड में दूसरा मिथाइल है। तो इस टाइप की कॉन्फ़िगरेशन को बोलते हैं आप स्टैगर्ड कॉन्फ़िगरेशन। और जब जिसमें ये एकदम पीछे होते हैं, मतलब एक दूसरे के आगे पीछे हैं, उसमें आपका बोला जाता है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। देखो क्योंकि मॉलिक्यूल्स में रोटेशन होती रहती है आपका, तो एक ये होती है आपकी एक्लिप्स कन्फर्मेशन, आपने 11th में भी पढ़ रखा है, ये आपका है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। बाकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेन आपने क्या होता है, स्टैगर्ड में जो आपका बल्कि ग्रुप है, दोनों सिमिलर ग्रुप्स हैं, वो अपोजिट साइड होते हैं, एक दूसरे के एंटी पेरिप्लेनर होते हैं, और एक्लिप्स में वो एक दूसरे के आगे पीछे होते हैं, मतलब बिल्कुल इस मिथाइल की बैक साइड में ही दूसरा मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन की बैक साइड में दूसरा, इस हाइड्रोजन की बैक साइड में दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इस हाइड्रोजन की बैक साइड में दूसरा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस टाइप की रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं आप एक्लिप्स, जिसमें एक एटम की बैक साइड में दूसरा एटम प्रेजेंट है, वो होती है आपकी एक्लिप्स। और स्टैगर्ड क्या होती है, जिसमें आपका एंटी पेरिप्लेनर, जैसे मिथाइल है,
इसका ग्रुप और इसका ग्रुप, ये दोनों मिथाइल एक दूसरे के एंटी प्रेजेंट है 180 डिग्री। ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के एंटी, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन एक दूसरे के। ये होती है आपकी स्टैगर्ड, और जिसमें एक एटम दूसरे एटम के एकदम बैक साइड में होता है, वो आपकी होती है एक्लिप्स कन्फर्मेशन। जो बाकी प्रोजेक्शन फॉर्मूलाज है आपका, वो हम फ्लाई वेज रह गया आपका प्रोजेक्शन फॉर्मूला, और साहोस प्रोजेक्शन फॉर्मूला, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।